मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये अध्याय नंबर 11 का क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसे कैसे दूर किया जाता है। ये प्रश्न रहा। इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष डैश देंगे, फिर लिखेंगे जिस नेत्र में निकट दृष्टि होता है वह निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है, एक बार फिर से इसको हम रिवाइज कर दे रहे हैं। निकट दृष्टि दोष डैश दीजिएगा, उसके बाद लिखना है जिस नेत्र में निकट दृष्टि होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष होता है, वह निकट की वस्तुओं को तो साफ साफ देख सकता है, यानी कि निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है, इस दोष के उत्पन्न होने के दो कारण हो सकते हैं। इस दोष के उत्पन्न होने के दो कारण हो सकते हैं। कौन नंबर लिखिएगा। लिखना है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ये पहला कारण होगा। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज करते हैं। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। क्लियर है। ख नंबर देके लिखिएगा दूसरा कारण, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। ठीक है, ये दो मुख्य कारण हो सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। क्लियर है। अब उसके बाद बीच में आपको पिक्चर बनाना है। ये वाला चित्र आप लोग बनाइएगा। पहला चित्र ये बनाइएगा, ए नंबर दे दीजिएगा। निकट दृष्टि में नेत्र गोलक लंबा। ठीक है, ये वाला फिगर आप बनाइएगा। और स्पष्ट हो तो और स्पष्ट बनाइएगा। फिगर को आपको साफ साफ बनाना है। यहाँ लिख दीजिएगा अति दूर स्थित वस्तु से आती किरणें। ठीक है, ये आई पॉइंट है, ये आर है, ये हमने ए नंबर दिया हुआ है। यहाँ लिख दिया है निकट दृष्टि में नेत्र गोलक लंबा। ठीक है, ये चीज आपको लिखना है। दूसरा चित्र बनाइएगा बी नंबर दे करके। ये फिगर आपको और स्पष्ट बनाना है। ये केवल हम समझाने के उद्देश्य से आपको बनाए हैं, इससे ज्यादा स्पष्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, ये आर पॉइंट है, ये आई पॉइंट है, ये एफ है, आंख का अपना दूर बिंदु। ठीक है, यहां हमने बी नंबर देके लिखा है आंख का अपना दूर बिंदु अनंत की अपेक्षा निकट, यानी कि ये आंख का अपना दूर बिंदु है एफ। ठीक है, उसके बाद तीसरा पिक्चर आप बनाइएगा, तीसरा चित्र आप बनाइएगा इस प्रकार का। ये आर है, आई है, एफ है, टूटी हुई लकीर है। ठीक है, उसके बाद यहां लिखना है आपको सी नंबर में सुधार। ये सुधार वाला चित्र हो जाएगा। सुधार लिखना है अपसारी लेंस किरणों को अपसारी बनाता है, मानो वे एफ से आ रही हों। ठीक है, ये आपका डिफिनेशन लिखना है सी नंबर देकर के चित्र के नीचे। ठीक है, अब उसके बाद ऊपर के चित्र ए और बी दोनों अवस्थाओं में बहुत दूर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आई रेटिना आर के सामने बनता है। यानी कि हमने ए नंबर पिक्चर और बी नंबर पिक्चर की चर्चा यहाँ पर की है। यानी कि ए नंबर चित्र और बी नंबर चित्र के बारे में यहाँ लिखा है मैंने डिफिनेशन में कि ऊपर के चित्र ए और बी दोनों अवस्थाओं में बहुत दूर पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब आई रेटिना आर के सामने बनता है। दूर से आती समांतर किरणों के इस तरह रेटिना के सामने फोकस हो जाने से प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता है। ठीक है, ये डिफिनेशन आपको लिखना है। फिर इसका उपचार लिखना है कि इसका उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा है, उपचार देकर के डैश दीजिएगा, फिर लिखिएगा बहुत दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब चूंकि रेटिना आर के सामने आई पर बनता है, इसलिए इस प्रकार के नेत्र को एक ऐसे साधन की आवश्यकता है जो दूर से आने वाली समांतर किरणों को
अपसारित कर रेटिना आर पर फोकस करे। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको दोहरा देते हैं आपके लिए। उपचार देकर के डैश लिखिएगा। उसके बाद आपको लिखना है बहुत दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब चूंकि रेटिना आर के सामने आई पर बनता है, इसलिए इस प्रकार के नेत्र को एक ऐसे साधन की आवश्यकता है जो दूर से आने वाली समांतर किरणों को अपसारित कर रेटिना पर फोकस करे। ठीक है, यहां तक लिखिएगा। इसके बाद आगे लिखना है, इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसका लेंस अपसारी या अवतल होता है, जो दूर रखी वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसरित कर दे कि किरणें रेटिना के पहले मिलने के बजाय रेटिना पर ही मिले। ठीक है, ऐसी स्थिति में दूर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें अवतल लेंस के फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, एक बार हम यहां से फिर से दोहरा दे रहे हैं आपके लिए। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए जिस चश्मे का व्यवहार किया जाता है उसका लेंस अपसारी या अवतल होता है, जो दूर रखी वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को इतना अपसारित कर दे कि किरणें रेटिना के पहले मिलने के बजाय रेटिना पर ही मिले। ठीक है, ऐसी स्थिति में दूर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें अवतल लेंस के फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, इसके आगे आपको लिखना है अवतल लेंस की फोकस दूरी डैश दीजिएगा। लिखना है आवश्यक चश्मे के अवतल लेंस की फोकस दूरी दोषपूर्ण नेत्र के दूर बिंदु तक की दूरी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से दोहराते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी डैश दीजिएगा। आवश्यक चश्मे के अवतल लेंस की फोकस दूरी दोषपूर्ण नेत्र के दूर बिंदु तक की दूरी के बराबर होनी चाहिए। यहां तक आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। इस प्रश्न को इस प्रकार भी दिया जा सकता है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर आपको लिखना है नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, इस प्रश्न का ये उत्तर रह गया, आपको यहां तक लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। इसका उत्तर आपको लिखना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करते हैं उत्तर को। आप जहां मिस्टेक किए होंगे पूरी तरह से समझ जाइएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्लियर है।
उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आप लिख लिए होंगे और समझ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करें, हम फिर से आपको बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर लिखिए। या इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में क्या अंतर है। ठीक है, आपको उत्तर लिखना है। उत्तर देख करके यहाँ पर एक लाइन लिखना है आपको कि निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर। ठीक है, इस प्रकार का आपको लाइन खींचना है। एक साइड लिख दीजिएगा निकट दृष्टि दोष और एक साइड लिख दीजिएगा दीर्घ दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का क नंबर में आप लिखिएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। ठीक है, और वही दीर्घ दृष्टि दोष के क नंबर में लिखिएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ख नंबर में लिखिएगा, निकट दृष्टि दोष के सामने, इस दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। यानी कि इस दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। और दीर्घ दृष्टि दोष का ख नंबर में आप लिखिएगा, इस दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। उल्टा हो जाएगा इसमें। चलिए ग नंबर में लिखिएगा, निकट दृष्टि दोष के सामने ग नंबर में, कि इस दोष को अवतल लेंस से दूर किया जाता है। और वहीं दीर्घ दृष्टि दोष का ग नंबर में लिखिएगा, इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। ठीक है, तो दोनों के बीच अंतर स्पष्ट हो गया। आपको ये पूरा लिखना है ताकि उत्तर आपका स्पष्ट हो जाए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लिखेंगे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है। प्रश्न में कह रहा है कि जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है उस समय सूर्य रक्ताभ, कहने का अर्थ है कि रक्त के टाइप का, यानी कि रक्त यानी कि खून जैसा क्यों दिखता है। ठीक है, अब इसका उत्तर लिखना है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से गुजरती है, जिससे सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले रंग को अत्यधिक प्रकीर्णित करते हैं। ठीक है, अधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे आंख तक केवल लाल रंग पहुंचता है। अतः सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। ठीक है, एक बार इस प्रश्न का उत्तर हम फिर से दोहराएंगे आपके लिए। उत्तर लिखना है, यहाँ डैश देना है आपको, फिर लिखना है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से गुजरती है, जिससे सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले नीले रंग को अत्यधिक प्रकीर्णित करते हैं। अधिक तरंगदैर्घ्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे आंख तक केवल लाल रंग पहुंचता है। अतः सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको यहां तक लिखना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिखा है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पर शॉर्टकट लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर इसका उत्तर होगा। ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ाया था वही उत्तर यहाँ पर होगा। ये रिपीट हो गया है मेरे द्वारा, तो मैंने 6 नंबर का उत्तर की जगह में इसी को लिख दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे इसको। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ठीक है, अब इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है। ग्रह
तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोतों की भांति माना जाता है और इसलिए उन्हें विस्तृत स्रोतों की भांति माना जाता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। ठीक है, इस कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम फिर से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। आपको यहाँ कह रहा है कि यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें, जितने भी ब्रह्मांड में हमारे ग्रह हैं उसको अगर हम कोई पॉइंट मान लें, कोई बिंदु मान लें कि आसमान में बहुत सारे बिंदु हैं। ठीक है, इस सेंटेंस का यही कहना है कि आसमान में जितने ग्रह हैं उसको हम पॉइंट मान लें, बहुत सारे पॉइंट आसमान में बिखरे हुए हैं मान लें, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत से, यानी कि उतने बिंदु से जितने भी प्रकाश हमारे नेत्रों तक आते हैं वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। तो जितने भी पॉइंट मान लेते हैं कि आसमान में बिखरे हुए हैं, वहां से जितनी भी प्रकाश की मात्रा हमारे आंख तक पहुंचती है उसका जो परिवर्तन होगा, यानी कि उसका मान औसत शून्य होगा। ठीक है, इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है। जब मान शून्य होता है यानी कि प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा, उतने सारे बिंदुओं से आने वाली प्रकाश किरणों में जो परिवर्तन होगा ना, तो उसका औसत मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यही कारण है कि टिमटिमाने का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का यही उत्तर होगा। आपको यहां तक लिखना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी व्यक्ति को अपने दृष्टि दोष के संशोधन के लिए -4.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता होती है। ए नंबर में है, वह व्यक्ति किस प्रकार के दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, उत्तर लिखना है आपको। लेंस की क्षमता का ऋणात्मक चिन्ह से पता चलता है कि वह व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। अगर यहां माइनस रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, बी नंबर का प्रश्न है कि संशोधक लेंस की फोकस दूरी कितनी है। ठीक है, तो उत्तर लिखना है F बराबर 1/पावर बराबर 1/-4.5 4.5, जो कि यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है। मीटर बराबर, अब हम 4.5 को दशमलव हटा के लिखेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि ये मान लेते हैं 1 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर अगर हटाएंगे पॉइंट तो दशमलव के बदले गुना करके 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ 1 0 देंगे तो 10 गुना 1 10 लिख दिए हम शॉर्टकट में यहाँ पर। ठीक है, बटे 45। ठीक है, अब हम काट देंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 9 45। ठीक है, -2/9 मीटर। क्लियर है, बराबर देके लिखना है 2 गुना 100/9। चूंकि हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 200/9 माइनस में। अब हम 200 को 9 से भाग देंगे तो हो जाएगा 22.22 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। संशोधक लेंस की प्रकृति क्या है? सी नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है संशोधक लेंस की प्रकृति अवतल है। ठीक है, यानी कि दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग होगा, तो उसी का उत्तर हमने लिखा है संशोधक लेंस की प्रकृति अवतल है। ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।